हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। फ्रेंड्स, अब तक हमने आर्टिकल 13 तक कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया है, लेकिन उससे पहले मैं अब सोच रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जब स्टार्ट करें, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 जब स्टार्ट करें, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के पार्ट 3 के जिसमें कि जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसका एक ओवरव्यू दे दूँ। मतलब शुरू से लेके अंत तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उनके बारे में मतलब मैं बता दूं, ताकि आप लोगों को जब मैं आर्टिकल बाय आर्टिकल और फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है उसके बारे में जब डिस्कशन स्टार्ट करूं तो आप लोगों को एक ओवरव्यू पता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये आर्टिकल 12 से 35 में ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 12 से 35 में है, लेकिन रियल हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है ये आर्टिकल 14 टू 32 है। तो थोड़ा सा बता दूं, आर्टिकल 12 जो है जो स्टेट को डिफाइन करता है, और वो स्टेट को जो डिफाइन करता है वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। ओके, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3, इसके लिए स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 कहता है, एक जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, जैसे कोई भी लॉ उस तरह का ना बने जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज करे या फिर इन्फ्रिंज करे। तो असल में हमारा फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से और ख़त्म होता है आर्टिकल 32 पे। इसके आर्टिकल 32 के बाद या आर्टिकल 14 के पहले जो भी हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ सेफगार्ड्स हैं, सेफगार्ड्स के अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू देखेंगे कि शुरू से अंत तक क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, किस किस तरह के हैं। लेकिन फ्रेंड्स, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें लीगल लिटरेसी को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, हर जगह, लिंक्डइन पे भी हम हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम अच्छे अच्छे अपडेट्स डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो फंडामेंटल राइट्स के जो टॉपिक्स हैं वो किन किन तरह के फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक हमारे पास 7वां फंडामेंटल राइट्स था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। वो 44th अमेंडमेंट से उसको रिपील कर दिया गया, उसको आर्टिकल 300 में डाल दिया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारा हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू 18 है। ओके, राइट टू फ्रीडम है इसके बाद 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये आर्टिकल 25 टू 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ये आर्टिकल 29 टू 30 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है आर्टिकल 32। मतलब ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये स्टेट के द्वारा कभी हमारा इन्फ्रिंज किया जाए, एब्रिज किया जाए या फिर उसका वायलेशन किया जाए, स्टेट कहाँ है, जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, तो वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है। तो इसके तहत हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हिंदी में बोला जाता है। अब शुरू करते हैं आर्टिकल बाय आर्टिकल। ओके, तो सबसे पहला है फ्रेंड राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी में कहाँ तक है, 14 से 18। ओके, तो 14 से 18 में सबसे पहले हम 14 पढ़ते हैं। तो 14 में 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ कौन कौन है, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं फ्रेंड्स। इक्वलिटी बिफोर लॉ है जैसे हम कानून की नज़र में सभी समान हैं। कहने का मतलब कि कानून आपको और हमको, अमीर गरीब सबको समान नज़रों से देखता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि किसी के लिए कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, आपके फेवर में कोई प्रिविलेज नहीं होगा। कोई भी ऐसा कानून नहीं है और कोई भी ऐसा
कोर्ट नहीं है जो कि आपको कुछ अलग ट्रीट करे और हमको कुछ अलग ट्रीट करे। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट फ्रेंड्स आया था हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ये इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्ति को कानून की समान संरक्षण मिलेगा। जैसे कि कोई कानून बना हुआ है तो उस कानून में जो भी बचाव है, जो भी सजाएं हैं, जो भी कुछ है, तो अगर हम समान रूप से कोई कुछ हमें बचाव चाहिए, कानून से प्रोटेक्शन चाहिए, तो अमीर हो, गरीब हो या फिर किसी भी जात धर्म पंथ मजहब का हो, उसको समान प्रोटेक्शन कानून का मिलेगा। और फ्रेंड्स ये जो है ये सिटीजन्स और एलियंस दोनों के लिए ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों के लिए है। ओके, तो एलियंस का मतलब और सिटीजन्स का मतलब आप लोगों को पता होगा। एलियंस का मतलब जो भी सिटीजन नहीं है वो एलियन है, और एनिमी एलियंस को लेकिन ये नहीं है। एनिमी एलियंस वो होते हैं जिनसे हमारे देश की वार का सिचुएशन हो, वार चल रहा हो, ये एनिमी एलियन होते हैं। ये आर्टिकल 14 हो गया। अब आर्टिकल 15 आते हैं फ्रेंड्स, ये राइट टू इक्वलिटी में ही आता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में एक चीज़ है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकता है जो कि उसका रिलीजन अलग है, रेस अलग है, कास्ट अलग है, सेक्स अलग है, प्लेस ऑफ बर्थ अलग है। तो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, ओनली ऑन द ग्राउंड एक ये हो गया, सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अलग अलग ग्राउंड्स पे हो सकते हैं। क्या हो सकता है? वो भी कंस्ट्रक्टिव रूप में होगा, डिस्ट्रक्टिव रूप में नहीं होगा। एक्सेप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये स्टेट को, ये जिस आर्टिकल 15 का जो भी चीज़ है, ये स्टेट को वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बनाने से बार नहीं करता है। फिर रिजर्वेशन आप देखते हैं SC ST बैकवर्ड पीपल के लिए मिलता है। वो रिजर्वेशन जो है वो भी स्टेट को पावर दिया गया है कि कोई अगर सोसाइटी में पिछड़ा है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, जिस तरह से रिजर्वेशन का प्रावधान है फ्रेंड्स। तो ये हमारे यहाँ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, ये सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है। ओके, आगे आते हैं। फिर आर्टिकल 16 में आते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी का इस वजह से अपॉर्चुनिटी उसको डिनाई नहीं कर दी जाएगी कि उसका रेस अलग है, कास्ट अलग है, जात अलग है, मतलब कोई भी किसी भी मैटर से, किसी भी वजह से उसके इक्वलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें भी जैसे आप रिजर्वेशन देखते हो SC ST OBC और ये सब के लिए, वुमेन के लिए, PWD के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए PWD, तो इसके लिए आप देख रहे हो, तो इसमें भी प्रोविजंस हैं। ये भी अवेलेबल ओनली टू सिटीजन है फ्रेंड्स। अब आर्टिकल 17 देखते हैं। तो आर्टिकल 17 एक चीज़ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और राइट टू इक्वलिटी कैसे आएगा? जब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होगी हमारे समाज में। तो अनटचेबिलिटी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोगों को पहले अछूत समझा जाता था, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाया गया। आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी को ऑफेंस बनाया गया। ओके, अनटचेबिलिटी को ऑफेंस बनाया गया, उसके लिए कानून बनाया गया। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, ख़त्म करता है। अब आते हैं आर्टिकल 18। इसमें है फ्रेंड्स एबोलिशन ऑफ टाइटल। पहले क्या होता था, अंग्रेजों के समय में कई सारे लोगों को टाइटल्स मिला करते थे, जैसे राय बहादुर, राजा साहब, और ये सारे टाइटल मिला करते थे। तो इन टाइटल से क्या होता था, लोगों में इक्वलिटी की जो भावना थी या फिर इक्वलिटी का जो सेंस था वो डेवलप नहीं हो रहा था, और इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो ये टाइटल्स पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए, एबोलिश कर दिए गए। अब टाइटल सिर्फ आपके एजुकेशनल और आपके कुछ, जैसे किसी संस्था में, मिलिट्री में आप जाते हैं, उस सब तरह से आपको टाइटल मिल सकता है। बाकी जो टाइटल दिए जाते थे पहले, वो टाइटल उस तरह से अब नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, अब आता है राइट टू फ्रीडम
आता है अब राइट टू इक्वलिटी के बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में है आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 सबसे पहले देखते हैं, ये आता है आपको राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। तो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच और ईटीसी के रिगार्डिंग कुछ राइट्स हैं, प्रोटेक्शन है उस राइट के। तो इसमें कहता है फ्रेंड्स, ऑल सिटीजन्स शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, इसको कुछ एक्सेप्शंस के द्वारा रोका भी जा सकता है। जैसे आप एक बार पढ़े होंगे कभी कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी जो 144 लगता है तो क्या होता है। फिर उसके बाद है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये आपके पास राइट है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको भी किसी वजह से किसी तरह से रोका जा सकता है एक्सेप्शन केस में। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, आपके पास राइट है कि आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन रख सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, टेक्निकल डिग्री चाहिए होता है। जैसे आपको अगर दिया गया है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर रख सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन रख सकते हैं, तो जब तक आपने अगर एमबीबीएस नहीं किया है तो आप डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। तो इस ग्राउंड पे आप कोर्ट में आर्टिकल 32 यूज़ करके नहीं जा सकते हैं कि हाँ हमारे आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मुझे डॉक्टरी नहीं करने दी जा रही है, ये नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी आपके पास फंडामेंटल राइट जो है वो विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओके। आगे आते हैं, अब आर्टिकल 20 आते हैं, राइट टू फ्रीडम में ही है फ्रेंड आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नो एक्स फैक्टो लॉ, इसमें तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें क्या है, एक तो है कि नो एक्स फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नो एक्स फैक्टो लॉ क्या है कि कोई भी एक्ट की सज़ा आपको, अगर आपने वो एक्ट किया है तो ऑफेंस किया है या एक्ट किया है, कुछ भी किया है, अगर उस समय जब आपने किया है उस समय वो किसी भी कानून के तहत ऑफेंस नहीं था और बाद में ऑफेंस होता है तो उसकी सज़ा आपको नहीं मिल सकती है। ये है नो एक्स फैक्टो लॉ। फिर नो डबल जियोपार्डी, ये 20 क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 1 है, क्लॉज 3 है। तो नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती है। मतलब ऑफेंस एक किया आपने तो आपको 2 बार ट्रायल किया गया और 2 बार सजाएं मिली, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स डबल जियोपार्डी पे एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है, वो आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो नो डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी फ्रेंड है, एक तो यहाँ पे है, दूसरा सीआरपीसी सेक्शन 300, ओके, यहाँ पे है। फिर एक है फ्रेंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को अपने अगेंस्ट गवाह बनने के लिए, विटनेस बनने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। उसको ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे ही खिलाफ केस चल रहा है, तुम ही अपने खिलाफ विटनेस बन जाओ। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उससे उसका कोई भी उसका ऑफेंस प्रूफ करने के लिए उससे हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं या फिर कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन में आता है, वो आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आता है। अगर प्रशासन को, पुलिस को और जांच एजेंसी को लगता है कि इनका वॉइस सैंपल लेना है या फिर ब्लड सैंपल लेना है तो वो लिया जा सकता है, वो आपके इस राइट में सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाले राइट में नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब आता है आर्टिकल 21। फ्रेंड ये आर्टिकल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, वैसे तो सब पे बनेगा, लेकिन एक चीज़ इसमें मैं बता दूं थोड़ा कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फ्रेंड्स इसमें दो चीज़ें हैं, एक है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो पर्सनल लिबर्टी है ये इस
आर्टिकल को वास्ट बनाता है। पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे राइट्स आते हैं। आप हमको सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है विद डिग्निटी एंड ऑनर। हमारा पर्सनल लिबर्टी भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारे लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को स्टेट छीन सकता है कब? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बस एक ही कंडीशन में छीन सकता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बिना लॉ के नहीं छीन सकता है। इसमें भी फ्रेंड्स दो चीज़ें आती है, एक तो आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाते हैं तो लिखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिफरेंस क्या है ये मैं बता दूं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं देता है। लेजिस्लेचर ने अगर कोई भी कानून बना दिया उसके आधार पे हमारे पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को छीना जा सकता है, लेकिन अगर कानून नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को नहीं छीन सकता है। फ्रेंड्स ये एक केस हुआ था M.K. गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन बहुत नैरो किया था। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, चूँकि एक प्रोसीजर है, लॉ बनाया गया उस पर, तो आपकी गिरफ्तारी जो है वो इलीगल नहीं है, आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स बाद में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसको प्रैक्टिस में लाया। अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही है, लेकिन प्रैक्टिस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद हुआ क्या कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें बचाता है आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ। कोई भी कानून भी लॉ भी आप बनाते हैं तो वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट करे। रीजनेबल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम अभी फॉलो करते हैं। आर्टिकल 21 ये एक आर्टिकल है फ्रेंड्स जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। ये है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया। और राइट टू एजुकेशन क्या है फ्रेंड्स? स्टेट के पास ये ऑब्लिगेटरी है, स्टेट को ये स्टेट की ड्यूटी है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन दे। मतलब 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है। फ्रेंड्स ये सिटीजन और एलियन दोनों को अवेलेबल है एक्सेप्ट एनमी एलियन। एलियन का मतलब अगर कोई भी विदेशी भी हमारे देश में अगर रह रहा है तो राइट टू एजुकेशन और राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 21 ये दोनों का राइट है। आगे आते हैं। अब आता है आर्टिकल 22। राइट टू फ्रीडम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आर्टिकल 22 फ्रेंड, आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। कुछ केसेज में अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो फ्रेंड्स अरेस्ट और डिटेंशन, ये डिटेंशन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब आपने कुछ ऑफेंस किया, आप पे आरोप है ऑफेंस का और आपको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, वो हो गया प्यूनिटिव। और प्रिवेंटिव मतलब एग्जीक्यूटिव को, पुलिस को शक है कि आप ये ऑफेंस कर सकते हैं तो पहले ही आपको वो अपराध करने से प्रिवेंट करने के लिए आपको डिटेंशन में ले लिया, ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो फ्रेंड्स इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन का, उसके बाद बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो प्यूनिटिव डिटेंशन से बचाने का, प्यूनिटिव डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है? सबसे पहले जिसको भी अरेस्ट किया जाता है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको बताना है। और राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, उसके पास कोई लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का अधिकार है।
तो फ्रेंड्स राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ये सीआरपीसी के सेक्शन 41D में अवेलेबल है। और बाकी जो अरेस्ट हाउ मेड आता है उसी चैप्टर में सीआरपीसी में ग्राउंड भी बताना मैंडेटरी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही है तो वहाँ तो होगा ही। उसके बाद है फ्रेंड प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा कि आगे हम उसको पुलिस के कस्टडी में देना है या नहीं देना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। फ्रेंड्स ये है सेक्शन 57 सीआरपीसी में इसका प्रावधान है 24 घंटे। 24 घंटे में आपको 24 घंटे से ज़्यादा आप बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि मैक्सिमम आपको 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। इसके बाद आपको डिटेन करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, एडवाइजरी बोर्ड के आदेश से कर सकते हैं। इसके बाद आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन यहाँ भी बताना है कि क्यों आपको डिटेन किया जा रहा है। उसके बाद जिस तरह से यहाँ राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर है उसी तरह से यहाँ पे उसके पास डिटेन्ड व्यक्ति के पास राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन है। अपने डिटेंशन के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का उसके पास राइट है। ये भी फ्रेंड्स सिटीजन्स और एलियंस दोनों के अवेलेबल है एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। अब आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 एंड 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सबसे पहले आता है फ्रेंड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये मानव व्यापार और फोर्स्ड लेबर मतलब ज़बरदस्ती जो लेबर कराया जाता है, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उसके अगेंस्ट यह है प्रोटेक्शन देता है, प्रोहिबिट करता है उस चीज़ को। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है फ्रेंड। इसमें एक्सेप्शन ये है कि स्टेट कैन मेक लॉ ऑन कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट कोई कंपल्सरी सर्विस का लॉ बना सकता है। उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए ये फोर्स लेबर किया जा रहा है। जैसे सपोज कई सारे देशों में होता है कि 2 साल या 3 साल आपको फौज में काम करना है, या फिर यहाँ भी ले लो डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे स्टेट्स में है कि डॉक्टर को अपने पहले 2 साल किसी गांव में सेवा देनी है, तो इसको आप फोर्स्ड लेबर नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें भी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन कास्ट क्रीड के बेसिस पे नहीं होगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है फ्रेंड? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। बच्चों का किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ये प्रोहिबिट करता है। ये भी अवेलेबल टू सिटीजन एंड एलियन एक्सेप्ट एनिमी एलियन। सिटीजन और एलियन दोनों के अवेलेबल है, एनिमी एलियन को अवेलेबल ये नहीं है। फ्रेंड्स आगे आते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 to 28 में आता है। अभी हिजाब विवाद चल रहा है, इसी बेस पे सारा चल रहा है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 आपको 3 राइट देता है। 3 राइट देता है। अगर आपके पास 4 राइट देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेट योर रिलीजन। ठीक है, जिस भी रिलीजन के आप हैं वो उसको प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का आपके पास राइट है। ये फ्रेंड्स ये आर्टिकल ना सिर्फ आपका रिलीजियस बिलीफ्स का कवर करता है बल्कि रिचुअल्स को भी कवर करता है। ये प्रोफेस तो है, प्रैक्टिस भी है। प्रैक्टिस मतलब आप रिचुअल्स को ही प्रैक्टिस करेंगे, उसको करता है। प्रोपगेट का मतलब होता है कि उसका आप प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके रिलीजन के प्रैक्टिस से, प्रोफेस से, प्रोपगेशन से पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचता है, या मोरालिटी नैतिकता को नुकसान पहुंचता है, या फिर हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। हेल्थ अभी फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि सारे मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए थे कोविड में। तो उसमें क्या था? आप उस समय आर्टिकल 25 के वायलेशन के लेके 32 के तहत या 226 के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वजह से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ तीनों पे प्रभाव पड़ रहा था। तो ये तीनों पर प्रभाव अगर पड़ेगा तो इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
ये भी सिटीजन और एलियन दोनों को अवेलेबल है एक्सेप्ट एनिमी एलियन। आगे आते हैं। अब आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 क्या कहता है फ्रेंड? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब एक चीज़ है, आर्टिकल 25 आपको इंडिविजुअल राइट देता है, इंडिविजुअली आप जो करना है कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 26 आपको कलेक्टिव राइट देता है। कलेक्टिव कहने का मतलब कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए आप संस्थाएं बना सकते हैं, उन संस्थाओं के साथ आप संस्थाओं से काम करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में क्या है फ्रेंड कि आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसके अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। उस रिलीजियस चैरिटेबल अफेयर जो इंस्टीट्यूशन होगा, उसको जो संस्था होगी वो आपका मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, मूवेबल इमूवेबल और ऑन कर सकती है, उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको आप चला सकते हैं। तो जैसे कि कहा गया है कि राइट टू, जो आर्टिकल 25 है वो इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस प्रोपेगेट कुछ भी कर सकता है। और आर्टिकल 26 जो है वो कलेक्टिव राइट देता है, मतलब आपके इंस्टीट्यूशंस को ये राइट देता है, आपको राइट देता है इंस्टीट्यूशन बनाने का, कलेक्टिव काम करने का। ये भी फ्रेंड्स उसी तरह आर्टिकल 25 की तरह पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ द रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ये है। ये भी अवेलेबल टू सिटीजन एंड एलियन एक्सेप्ट एनिमी एलियन। अब आते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 27 जो है, ये फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब ये आपको एक फ्रीडम देता है उस चीज़ से कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आप पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता है कि इस्लाम का हमें प्रचार करना है, प्रमोट करना है, इसके लिए लोग टैक्स दें, या फिर किसी भी और रिलीजन का, हिंदू धर्म का करना है उसके लिए लोग टैक्स दें, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है। हमारे जो सरकारें हैं, हमारा जो स्टेट है, उसको मना किया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन आपको नहीं करना है, फेवर नहीं करना है, पेट्रोनाइज नहीं करना है और सपोर्ट नहीं करना है। और इसके लिए आप कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स अवेलेबल है सिटीजन और एलियन एक्सेप्ट एनिमी एलियन। ओके, आगे आते हैं। अब आता है फ्रेंड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ही आर्टिकल 28, ये लास्ट है इसमें, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप उसके लिए स्टेट को प्रोहिबिट किया जाता है। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड या स्टेट के द्वारा मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है फ्रेंड। कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि मैनेज तो स्टेट कर रहा है या फिर फंड स्टेट कर रहा है, लेकिन वो किसी ऐसी संस्था के तहत, ऐसे कानून के तहत बना हुआ है जिसमें कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना उसमें ज़रूरी है, वो रिक्वायर करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। जैसे मदरसों को हमारी सरकारें एड देती है, लेकिन मदरसों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बने ही ऐसे इस तरह से हैं, बने ही ऐसे इंडोमेंट और ट्रस्ट से हैं कि उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही बनाए गए हैं। फ्रेंड्स ये भी अवेलेबल है सिटीजन और एलियन एक्सेप्ट एनिमी एलियन, ये भी अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड, अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 फ्रेंड्स ये एक्चुअली माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं। ये राइट सबको नहीं मिलते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज़ के हैं। अब इसमें क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये स्टार्टिंग में ही है, आर्टिकल 29 का हेडिंग ही है। राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, एकदम अलग लैंग्वेज है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग कल्चर है। कहने का मतलब कि आपके पास अगर आप माइनॉरिटी हैं, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, तो आपके पास ये आप उस लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की आपके पास आज़ादी है, उसको कंजर्व करने की आज़ादी है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी इंस्टीट्यूशन में किसी का एडमिशन इस वजह से डिनाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी का भी, जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन किया जा रहा हो या स्टेट के फंड से चल रहा हो। अब आर्टिकल 30 देखते हैं फ्रेंड। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 भी कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करे और स्थापित करे। इसमें दो तरह के माइनॉरिटीज़ की बात करता है आर्टिकल 30। एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। मान लो फ्रेंड्स आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले अगर आप साउथ में कहीं चले गए तो आप अपने हिंदी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आप समझ ही रहे हैं। तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए ये दो स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज़ को मिले हुए हैं, वो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी या किसी भी तरह का माइनॉरिटी हो जिसके पास कोई अलग स्क्रिप्ट है, जैसे लैंग्वेज है, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में उनके पास कुछ अलग तरह का लैंग्वेज होता है, अलग तरह के कुछ कल्चर होते हैं, उनको कंजर्व किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, माइनॉरिटी सिटीजन्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई विदेशी एलियन माइनॉरिटी आता है और वो इस तरह का राइट मांगने लगे तो उसको नहीं मिलेगा। आगे आते हैं फ्रेंड। इसके बाद एक आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। ये आर्टिकल 32 है, ये अंतिम हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इसमें है फ्रेंड रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब इसमें दो राइट्स दिए गए हैं। एक तो राइट, आपके पास राइट है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। कभी भी आपका वायलेशन हो रहा है किसी भी फंडामेंटल राइट का स्टेट के द्वारा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि इशू रिट, ये रिट इशू करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को देता है। फ्रेंड्स रिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। ये रिट सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट इशू कर सकता है। ये रिट है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरारी, को वारंटो। तो फ्रेंड्स जो रिट है, रिट पे भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, तो उस डिटेल्ड वीडियो को आप आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप काफ़ी अच्छे से उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अभी फंडामेंटल राइट्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स का ओवरव्यू था। ओवरव्यू का मतलब कि थोड़ा थोड़ा हम समझे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं कितने और कौन कौन से हैं। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो इसके आर्टिकल बाय आर्टिकल और फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, उसके वाइज हम काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और जब पूरा फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से हम उस फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं कुछ ये करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम में किस तरह से फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस पूछे हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी है, समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।